हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पर मैंने आपको ITR 2 कौन पढ़ सकता है और उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी और उसमें आपको बताया था कि इस ITR 2 में 28 तरह की शेड्यूल्स हैं। उसमें से जो शेड्यूल्स आपके लिए उपयोगी है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, उस शेड्यूल को एक्टिवेट करना होगा। जो शेड्यूल आपके काम की नहीं है, अर्थात जिसमें आपके इनकम और उसे डिडक्शंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, तो फिर उसमें नो करना है। जो कलर्ड में है उसी में आपसे ऑप्शन मांगा है। जो वाइट में दिए हुए हैं, जैसे ये मेरा कर्सर आ रहा है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको भरना ही है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कलर्ड है, लेकिन ये कलर्ड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है यस या नो। तो अगर आपकी सैलरी से रिलेटेड कोई इनकम है तो इसको यस करना है, सैलरी से रिलेटेड नहीं है तो नो करना है। इसी तरह से हाउस प्रॉपर्टी, या हाउस प्रॉपर्टी में आपसे पूछा है यस नो, तो इस तरह से सारी शेड्यूल्स जो आपके काम की है उसको यस नो करते हुए भरना है। अब आता है आपका पार्ट ए, जनरल इंफॉर्मेशन। इस जनरल इंफॉर्मेशन में आपके बारे में सारी जानकारी देनी है, ये कंपल्सरी है, इसको आपको पढ़ना ही है। क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, एक बात ध्यान रखेंगे, जिस ब्लॉक में रेड में दिया हुआ है, लेटर्स रेड में दिए हुए हैं, उनको भरना कंपल्सरी है। जो रेड नहीं है उसको नहीं भरना है, तथा जो वाइट में है उसको आपको फिलअप नहीं करना है। जो कलर्ड में है उसमें, ग्रीन कलर में है, उसको फिलअप करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे ITR 2 है जो आपको भरना है। असेसमेंट ईयर, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपको भरना है, अभी ये जो दिया हुआ असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए है। अगर आपको इससे पिछले वाला भरना है तो असेसमेंट ईयर 2019-20 आपको निकालना होगा। तो जिस साल का असेसमेंट ईयर भरना है उस साल का ITR 2 आपको निकालना होगा। इसमें अब आप देख लेंगे आप एलिजिबल है या नहीं ITR 2 भरने के लिए। कौन कौन भर सकता है, इंडिविजुअल और HUF, ये दोनों व्यक्ति इसको भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम ज़्यादा है या और कोई कारण है जिसकी वजह से वो ITR 1 नहीं भर सकते, उसको ये ITR 2 भरना है। और HUF को बिजनेस इनकम नहीं है तो यह भरना ही है, वो ITR 1 नहीं भर सकता है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें, देखिए एक एक चीज़ देख लेते हैं अपन। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको भरना ही है। आपका पेन नंबर क्या है वो भरना है। अगर आप HUF हैं तो उनका पेन नंबर, नाम, पता है, सब आपको भरना है। डोर, फ्लैट, एड्रेस, बिल्डिंग, स्टेटस, आपका स्टेटस कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट किया, ये आपसे ऑप्शन आ गया। इंडिविजुअल है या HUF के रूप में आप भर रहे हैं, जिस कैपेसिटी में आप इसको भर रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल करना है तो इंडिविजुअल, HUF करना है तो HUF। स्टेट, कंट्री, स्टेट आपका राजस्थान है तो राजस्थान भरना, और कोई स्टेट है तो उसको सेलेक्ट करते हुए भरना है। कंट्री आपको इसमें फिलअप करनी है। पिन कोड आपके जो शहर का है वो आपको इसमें डालना है। जिप कोड अगर है तो आपको भरना है। पिन कोड अगर अपने इंडिया में है तो वो उसको भरना है, दूसरी जगह के हैं तो वो जिप कोड मांगेंगे। ईमेल एड्रेस, ये आपको ईमेल एड्रेस डालना है, ये कंपल्सरी है, रेड लेटर्स में है। ईमेल एड्रेस 2, दूसरा कोई है तो। मोबाइल नंबर 1, STD कोड, रेजिडेंशियल ऑफिस फ़ोन नंबर विथ STD कोड अगर है, मोबाइल नंबर अगर एक्स्ट्रा है तो वो आपको भरना है। आपका आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट ID, ये आपको भरना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये भरेंगे, HUF है तो HUF का आधार नंबर नहीं होता है। ये रिटर्न जो फाइल कर रहे हैं हम, किस कैपेसिटी में फाइल कर रहे हैं, फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसको दूसरा सेलेक्ट करेंगे और नोटिस के जवाब में भर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन देंगे। अगर आप ये इनकम टैक्स रिटर्न, इसकी जो कंडीशन दी आगे, इफ़ यू आर फाइलिंग रिटर्न
of income under 7th preview of 1391 but not otherwise required to furnish। अगर आप सेक्शन 1391 के 7th प्रीव्यू के नियम देख लीजिए कि अगर आपको इन जनरल ये ITR नहीं भरना था, लेकिन ये नीचे जो कंडीशंस दी हुई है वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ये रिटर्न भर रहे हैं, या साधारण रूप से आप भर रहे हैं इसकी वजह से नहीं भर रहे हैं, तो इसमें आपको यस नहीं करना। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस में ITR भर रहे हैं, आपकी इनकम है टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन पूछ लिया यस नो, तो नो भरना है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट्स के अंदर नहीं है लेकिन ये नीचे जो कंडीशंस दी हुई है वो फिल कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आपको यस करना है। साधारण स्थिति में जब आपकी इनकम के आधार पर रिटर्न भर रहे हैं तो आपको नो इसको सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपको ये इन्फॉर्मेशन के बारे में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। यस अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन की सूचना आपको देनी है, जैसे आप ITR 1 में देते थे इसमें भी आपको देना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या आपने 1 करोड़ रुपए उससे अधिक करंट अकाउंट में पिछले साल जमा कराए हैं, क्या आपने बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भरा है पिछले साल, क्या आपने विदेश यात्रा पर 2 लाख से ज़्यादा का खर्च किया। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। अगर आप साधारण के रूप से भर रहे हैं, इनकम के आधार पर आपकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा की इनकम है इसलिए आप भर रहे हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आइए, अगर आप क्या रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो पुराने रिवाइज्ड यस नो करना है, और उसके बाद या उसका पिछला जो रिटर्न आपने भरा था उसका इंफॉर्मेशन आपको देनी है, इसका नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, यह सब सूचना इसमें आपको आएगी। पुर्तगाली सिविल कोड के अंदर का जो पर्सन्स हैं उसके बारे में अलग से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। आर यू गवर्न अंडर पुर्तगाली सिविल कोड एज पर सेक्शन 5 है, अगर हाँ तो यस, नो आपको जैसे भी स्थिति है इसमें सेलेक्ट करके करना है। इसके अंतर्गत पति पत्नी को एक ग्रुप के रूप में मानते हैं और उसका टैक्सेशन का अपना नियम है जिसको आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे पूछा है कंडीशंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ये क्लिक किया, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट किया है आपने, इन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या आप भारत में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहें, क्या आप भारत में 60 दिन रहें और पिछले टाइम पर 365 दिन या उससे ज़्यादा रहें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है वो आपको भरनी है। नेक्स्ट आता है प्लीज़ स्पेसिफाई द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रेजिडेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल आप कहाँ रहे थे, आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है, उसकी सूचना आपको भरनी है। जिस देश में रहें उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, कंट्री कोड आ जाएगा, इंडिया का 91 इंडिया है, और दूसरे देश में रहें तो वो इनको इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करके भरना है। टैक्स पेयर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आपको क्या भरना है, जिस देश में आप रहे हैं, जिस देश की आइडेंटिफिकेशन है तो उसका नंबर आपको यहाँ भरना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिया में ही रहें, तो इंडिया का जो पेन नंबर है वो यहाँ भरना है। अगर आप किसी दूसरे देश में रहें, यूएस में रहें, यूके में रहें, तो उस देश का आपका जो टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ सबमिट करना है। अगर आपके 2 ही जगह रहें तो 2 बहुत हैं, अगर 1 से 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में रहें तो ड्रॉ करते जाइए, आपकी इंफॉर्मेशन इसमें फिल होती जाएगी। अब आइए आगे, इन केस यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन इंडियन ओरिजिन, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आप इंडियन ओरिजिन के हैं या इंडियन सिटीजन हैं अथवा दोनों जगह नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं या इंडियन ओरिजिन हैं तो फिर आपको स्पेसिफाई करना है और ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। टोटल पीरियड of stay in India during the previous year, total period of stay in
इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट प्रोसीडिंग ईयर्स। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद आता है डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 114। आपको 114H के अंतर्गत बेनिफिट लेना है तो आपको यस सेलेक्ट करना है, नहीं लेना है तो नो सेलेक्ट करना है। अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि सेक्शन 114H में किस तरह के बेनिफिट्स आपको अवेलेबल हैं, किस किस को अवेलेबल है, उसके अनुसार आपको यस नो आपको करना है। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ये जो रिटर्न भरा जा रहा है वो क्या प्रतिनिधि करदाता के द्वारा भरा जा रहा है, क्या आप स्वयं भर रहे हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप स्वयं भर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं है, तो आपको इसमें नो करना है। अगर रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भरा जा रहा है, आप स्वयं नहीं भर रहे हैं, तो फिर आपको इसमें यस करना है। और यस करने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है, नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कैपेसिटी किस कैपेसिटी में वो आपको भर रहा है। देखिए क्या क्या कैपेसिटी हो सकती है, लीगल है, मैनेजर, गार्जियन एंड अदर्स। आपका इन इस कैपेसिटी में से जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको देना है एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। जो व्यक्ति आपके लिए आईटीआर भर रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी है। एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या एड्रेस देना है, परमानेंट अकाउंट नंबर देना है, उसका आधार नंबर है तो वो आपको इसमें देना है। आगे चलिए, वेदर यू आर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि आप पिछले साल गत वर्ष में किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। नेम ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी में आपको एड्रेस डोमेस्टिक है या फॉरेन है, जो कंपनी सेलेक्ट की है वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, उसका पेन नंबर क्या है, इस कंपनी के शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ये सेलेक्ट करना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लिस्टेड या अनलिस्टेड। और अगर आप एज ए डायरेक्टर हैं कंपनी के तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको उस पर देना है। आगे आइए, अगर एक 3 से ज़्यादा डायरेक्ट कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो ये ड्रॉ करते जाइए और उसमें इंफॉर्मेशन देते जाइए। नेक्स्ट आता है वेदर यू हैव हेल्ड अनलिस्टेड शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ़ यस तो इंफॉर्मेशन आपको देनी है, इफ़ नो कोई इंफॉर्मेशन आपको इसमें नहीं देनी है। इसमें क्या आएगा, अगर किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर आपके पास हैं, आप रखते हैं, तो यह सूचना आपको देनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसमें, उस कंपनी का नाम, टाइप ऑफ कंपनी सेलेक्ट करेंगे, डोमेस्टिक फॉरेन, पेन नंबर, शुरू में आपके पास कितने शेयर थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नंबर ऑफ शेयर, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। साल भर के दौरान आपको कितने शेयर बढ़े, वो शेयर के नाम, परचेज प्राइस, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, ये सब आपको सूचना देनी है। साल भर में आपने बैलेंस कोई ट्रांसफ़र किए शेयर तो आपने कितने शेयर ट्रांसफ़र किए, उसका क्या मूल्य आपको मिला, क्लोजिंग बैलेंस अब आपके पास क्या है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आपने जो शेयर प्राप्त किए उसकी क्या वैल्यू है। अगर 3 कंपनी की सूचना थी, हाँ तीनों को भर दीजिए, एक और उससे ज़्यादा है तो एड ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आपकी ये पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। पार्ट के बाद अगला आता है आपका सैलरी हेड। अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप किसको रखना है, सैलरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो आपको पहले ही इस शेड्यूल को डिसेलेक्ट कर लेना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी इसमें, शेड्यूल 6 नंबर 1, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर और स्टेट, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर किस तरह का नेचर है सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर एंड अदर्स, जिस गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो आपको सेलेक्ट करना है। 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर है उसका 10 नंबर आपको यहाँ देना है।
एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड, ये सब सूचना आपको इसमें आ जाएगी। अब ग्रॉस सैलरी, सैलरी के बारे में सूचना देनी है। ग्रॉस सैलरी की कॉलम में अपने आप अमाउंट फिल होगी, कलर्ड नहीं है। देन सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), सेक्शन 17(1) में जो आइटम्स है जिस सैलरी हेड के अंतर्गत, उनका नाम भरना है और वो सूचना इसमें आपको भरनी है, अमाउंट भरनी है। अगर आप किस दो से ज़्यादा है, बेसिक फेयर, डीए है और कोई सूचना है, वो सब इसमें आपको भरना है। ज़्यादा है ऐड कर दीजिए। वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स सेक्शन 17(2), सेक्शन 17(2) में जो आपकी परक्यूजेट्स है, जो टैक्सेबल परक्यूजेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड की गई है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको भरनी है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, सैलरी की बजाय और कोई जो कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया है, एम्प्लॉयर ने आपको प्रॉफिट दिया है, जो सेक्शन 17(3) में है, ये सब सूचना आप सैलरी हेड में पढ़ चुके हैं, वहीं से आपको ध्यान रखते हुए इसको इन्फॉर्म करना है। यहाँ नेचर भर दीजिए, 2 से ज़्यादा है तो ऐड कर दीजिए और इस तरह से सूचना है। अगर आपका एम्प्लॉयर पिछले साल 1 से ज़्यादा रहे हैं तो एम्प्लॉयर को ऐड करना होगा और एम्प्लॉयर के बारे में दूसरी सारी सूचना वापस से आपको दूसरे एम्प्लॉयर के बारे में देनी है। ये मैंने निकाल रखा था, जरूरत पड़ने पर और ऐड किया जा सकता है। आपने 2 एम्प्लॉयर की सूचना दे दी। अगर मान लीजिए आपके पिछले साल में 3 एम्प्लॉयर थे तो ऐड सैलरी ब्लॉक और कर देंगे, तो ये तीसरे एम्प्लॉयर की सूचना भी आपके भरने के लिए कॉलम मिल जाएगा। इसके बाद आता है कॉलम 2, टोटल ग्रॉस सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयर्स। अगर आपके 1 एम्प्लॉयर थे, 1 की सूचना, 2 है तो 2 की सूचना, 3 है तो 3 की सूचना। पिछले साल में जितने एम्प्लॉयर आपके लिए रहे हैं उन सब की सूचना भरते हुए टोटल अपने आप यहाँ आ जाएगी। लेस अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, ये जो इनकम आपने इसमें दिखाई है, अगर ऐसी कोई इनकम जो सेक्शन 10 में टैक्स फ्री है, जो इसमें ग्रॉस सैलरी में जुड़ी हुई है, तो उनको एक एक को यहाँ लिखते जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए एक मैंने सेलेक्ट करके बता दिया। ट्रेवल कंसेशन, रिम्बर्समेंट रिसीव्ड एंड ऑफिशियल, अलाउंसेस एज पर रूल्स 10(7), सेक्शन 10(10) डेथ कम ग्रेच्युटी, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एंड लीव आफ्टर रिटायरमेंट, फर्स्ट प्रीवियस, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें से देख लीजिए कौन सी इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड है, उसको यहाँ भर दीजिए और उसकी अमाउंट भर दीजिए। ज़्यादा है तो ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आता है अगला कॉलम, नेट सैलरी। टोटल सैलरी में से ये एग्जेम्प्टेड सैलरी, अलाउंसेस जो भी हैं सेक्शन 10 वाले, वो माइनस होकर बैलेंस अपने आप आ जाएगा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 के जो डिडक्शंस हैं, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 सैलरी वालों को सबको, ये एम्प्लॉयर वाइज नहीं मिलता है, पूरे साल में एक ही बार एक ही के लिए 50,000 का मिलता है। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपने डिडक्ट करवाया है, अगर आपको मिलता है और वो टैक्स फ्री लिमिट में है तो आपको भरना है। प्रोफेशनल टैक्स अगर आपका लगा है तो वो इसकी सूचना आपको यहाँ भरनी है। इस तरह से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी 4-5 ये आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल खोलते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका मकान है तो उसकी सूचना आपको देनी है, अगर उससे कोई इनकम आ रही है तो सूचना आपको इसमें देनी है। अगर आपका एक मकान है तो उसकी सारी सूचना दे दीजिए। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेलेक्ट करिए, पहले तो एड्रेस, स्टेट वगैरह ये सब भर दीजिए। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेलेक्ट करिए। ऑनर किस तरह का हो सकता है, आप स्वयं या किसी कोई माइनर ऑनर है जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है, आपकी पत्नी या अदर्स। ऑनर उस प्रॉपर्टी का कौन है जिसकी इनकम आपको शामिल करनी है। अगर अदर्स कोई हैं तो उसका विवरण आपको देना है। आगे आपको इसमें देना है योर परसेंटेज ऑफ द शेयर इन प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी जॉइंट है, को ओनर्ड है,
एक से ज़्यादा ओनर है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। ये किया सेलेक्ट, ये आ गया यस नो। अगर कौन है कोई प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको अपना परसेंटेज कितना है वो आपको दिखाना है, योर परसेंटेज ऑफ शेयर इन प्रॉपर्टी। अगर है तो फिर आपको वो सारी डिटेल देनी है, नेम ऑफ को ओनर, उसका को ओनर का पैन नंबर, उसका आधार नंबर और परसेंटेज ऑफ शेयर, उसको ओनर का इस प्रॉपर्टी में कितना परसेंटेज है वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। को ओनर ज़्यादा है ऐड कर दीजिए। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है आपने ओनरशिप के बारे में तो विवरण आपने भर दिया। अब ये जो प्रॉपर्टी है किस तरह से यूज हो रही है, ये सेलेक्ट किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। आप स्वयं रह रहे हैं या किराए पर दिया है या किराए पर नहीं दिया लेकिन उसे लेट आउट मान लिया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे रिलेटेड है वो आपको इसमें फिल करनी है। अगर आपने किराए पर दिया हुआ है तो फिर इसमें इंफॉर्मेशन देनी है, आपका टेनेंट कौन है, उसका पेन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, पेन टेन नंबर ऑफ टेनेंट इफ टीडीएस क्रेडिट इज क्लेम्ड, ये सूचना आपको उसमें देनी है। टेनेंट ज़्यादा है तो एड ड्रॉ कर दीजिए, नहीं है तो ये हो जाएगा। ग्रॉस रेंट रिसीव और रिसीवेबल और लेटेबल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपने पढ़ा होगा कि ग्रॉस रेंट रिसीव्ड हम कितना है वो लिखें या कितना मिल सकता है वो लिखना है या किराए पर उठाने योग्य वैल्यू उसकी क्या है, उनमें से जो भी ज़्यादा है वो फिलअप करना है। अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज, ऐसा रेंट जो प्राप्त नहीं हुआ माइनस करना है। टैक्स पेड लोकल अथॉरिटीज़, ये निकलना है, ये आप पहले ही सब पढ़ चुके हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये फिलअप उसी के अनुसार आपको करना है। टोटल अमाउंट यहाँ आ जाएगी, एनुअल वैल्यू यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, एनुअल वैल्यू प्रॉपर्टी ऑन परसेंटेज शेयर इनटू ई। जो एनुअल वैल्यू है उसमें से आपका क्या परसेंटेज है वो यहाँ अपने आप हो जाएगा। अब 30% डिडक्शन मिलेगा आपको और इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए ब्याज पर पैसा लिया है और आपने ब्याज चुकाया है तो उसके इंटरेस्ट की आपको छूट यहाँ सेक्शन में मिल जाएगी। देन बैलेंस अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आपको एरियर या अनरिलीज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पिछले सालों का कोई अनरिलीज रेंट था, एरियर रेंट था जो इस साल आपको प्राप्त हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ भरनी है। और टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगर आपकी प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो ऐड प्रॉपर्टी कर दीजिए, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वापस से आ जाएगी एक्स्ट्रा, उसको आपको फिलअप करना है। अब उसके बाद फाइनल इसमें ये आता है कि आपकी प्रॉपर्टी से इनकम है या लॉस हो रहा है। लॉस कब होगा, जब आपको रेंट जो प्राप्त हो रहा है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया हो या एनुअल वैल्यू जीरो होके सेल्फ ऑक्यूपाइड में आपने इंटरेस्ट पे किया हो तो आपकी इनकम माइनस में आ जाएगी, लॉस हो जाएगा। लॉस है तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा। अगर नेगेटिव है तो जो अगले शेड्यूल है CYL है उसमें इंफॉर्मेशन चली जाएगी जो दूसरे हेड से एडजस्टेबल होगी या नहीं होगी, वो सब उसी में आपको दिखाना है। क्या क्या ध्यान रखना है, प्लीज इंक्लूड द इनकम ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन रेफर इन शेड्यूल PSI एंड पास थ्रू द इनकम रेफर्ड इन शेड्यूल, ये सब इंफॉर्मेशन। फर्निशिंग पैन नंबर टेनेंट मैंडेटरी if tax is deducted under section 194 IB, furnish 10 of tenant is mandatory if tax is deducted under section 194 IB। इन सेक्शंस में अगर वो कुछ इंफॉर्मेशन है तो टेनेंट का पेन नंबर देना आपके लिए कंपल्सरी है। इस तरह से शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी की भरी जा सकती है। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, आगे की शेड्यूल्स
बाद में अगले लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन इनसे पहले रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, इन शेड्यूल्स के बारे में जो क्या रूल्स हैं, कैपिटल गेन के बारे में क्या नियम है, कब टैक्सेबल होगा, कितना होगा, शेड्यूल 112 ए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 115 ए डी के क्या नियम है, अदर सोर्सेज में कौन सा कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कब हो सकते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इनके बारे में रूल्स पता होना चाहिए, तभी आप इसको सही सही भर पाओगे, क्योंकि फिगर्स आपको निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें अपने को भरना पड़ेगा। थैंक यू। प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए और रूल्स के बारे में फॉलो करिए। थैंक यू अगेन।